तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के दूसरे लेक्चर का। और आज हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में कल हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था। इम्यूनिटी किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था। तो मैं क्या बोला था कि हमारे शरीर के ऊपर या कोई भी क्या है होस्ट है, उसके शरीर के ऊपर जब कोई एंटीजन क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है ना, कोई रोग कारक क्या करता है, जब अटैक करता है तो उससे लड़ने का जो हमारे शरीर का क्षमता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। और ये जो प्रतिरक्षा रहता है हमको दो प्रकार का होता है प्रतिरक्षा। एक होता है क्या, सहज प्रतिरक्षा, और एक होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा किसको बोलते हैं बोला था मैं, जो कि हमारे अंदर जन्म से उपस्थित होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब चाहे हमारे शरीर के ऊपर बैक्टीरिया अटैक करे, वायरस अटैक करे, चाहे प्रोटोजोआ अटैक करे, किसी भी प्रकार का रोग कारक यदि अटैक करता है और उससे लड़कर हमारे शरीर की यदि वो क्या करता है, रक्षा करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहज प्रतिरक्षा, ठीक है। और दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसको हम लोग अपने जीवन काल में क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। मतलब ध्यान से समझना, मैं तुम लोग को उदाहरण भी दिया था, कौन सा वाला, ट्रेन वाला उदाहरण दिया था, याद करो। यानी उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे शरीर में वो इस प्रकार का प्रतिरक्षा कैसे बनेगा, जब वो रोग कारक हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, पहले टाइम एंट्री करेगा। ध्यान समझना, पहले टाइम एंट्री करेगा तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन होगा और उसका मेमोरी बनकर रहेगा, ठीक है। और दूसरी बार जब वही सेम एंटीजन हमारे बॉडी के ऊपर फिर से अटैक करे, वही सेम एंटीजन हमारे बॉडी के ऊपर फिर से अटैक करे, तो फिर से क्या हो जाएगा, तुम्हारा घमासान युद्ध चलेगा, फिर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से काम करेगा। मतलब ये मेमोरी बेस्ड होता है। और क्या होता है, स्पेसिफिक, जैसे कि मेरे को साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो अटैक किया, टाइफाइड उत्पन्न किया, तो उसका मेमोरी बनकर मेरे बॉडी में रहेगा। सेकेंड टाइम जब वो फिर से साल्मोनेला टाइफी क्या करेगा, मेरे ऊपर अटैक करेगा, तो मेरे शरीर में पहले से उसके लिए क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी बना हुआ है, वो क्या करेगा, उससे लड़ लेगा। ऐसा कहानी होता है किसका, उपार्जित प्रतिरक्षा का। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि जो सहज प्रतिरक्षा रहता है, ध्यान समझना, उसके बाद हम लोग क्या बोले थे कि जो हमारा सहज प्रतिरक्षा रहता है उसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं, 4 भागों में, ठीक है ना। कितना भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में। सबसे पहले बोला था किसके बारे में, सबसे पहले किसके बारे में हम लोग पढ़े थे, फिजिकल बैरियर के बारे में। फिजिकल बैरियर क्या होता है, और फिजिकल बैरियर में सबसे पहले हम लोग बात की इसका किए थे, त्वचा का, और दूसरा किसका बात किए थे, म्यूकस मेम्ब्रेन का। याद आया कि नहीं? अच्छा, उसमें क्या बोला था, त्वचा जो रहता है उसमें स्टार्नम कार्नियम रहता है, जो कि क्या होता है, मृत होता है। त्वचा का pH 3 से कितना रहता है, 5 रहता है। तो कोई भी जीवाणु यदि हमारे बॉडी के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो त्वचा में उपस्थित जो pH है या त्वचा का जो लेयर है वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुरक्षा का प्रथम पंक्ति। उसके बाद में क्या बोला था, जितने भी नेचुरल ओपनिंग है, ठीक है ना, और साथ ही साथ क्या बोला था, जैसे कि हमारा आहार नाल का लाइनिंग है, श्वसन तंत्र का लाइनिंग है, ठीक है ना, तो यहाँ पास क्या पाया जाता है, म्यूकस का मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि रोग कारक जब हमारे शरीर के अंदर एंट्री करते रहते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसको क्या कर लेता है, चिपका लेता है और आगे बढ़ने नहीं देता है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये दोनों क्या करते हैं, हमारा शरीर का सुरक्षा करते हैं। दूसरा, उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। फिजियोलॉजिकल बैरियर में मैं क्या बोला था कि हमारे शरीर में क्या होता है, ध्यान समझना, कुछ विशेष क्रियाविधि होता है जिसके द्वारा रोग कारकों को क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। और उसमें सबसे पहले बात किए थे हम लोग किसका, फीवर का या बुखार का। और मैं तुम लोग को बुखार के बारे में ये बोला था, ध्यान से सुनो, बुखार के बारे में क्या बोला था कि जब कोई बैक्टीरिया है या वायरस है या कोई भी पैथोजन है वो हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्या रिलीज करेगा, टॉक्सिन। और उतने ही टाइम हमारे शरीर का जो सुरक्षा का कोशिका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WBC, वो उसको नष्ट करने के लिए आएगा और क्या निकालेगा, इंटरल्यूटिन फर्स्ट। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, जिसके कारण कौन सा इफेक्ट उत्पन्न होगा, पायरोजन, जिसके कारण मस्तिष्क में जो उपस्थित क्या है हमारा हाइपोथैलेमस, उसको क्या पहुंचेगा, सूचना, उसको सूचना पहुंचेगा तो वो बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इससे क्या हो रहा है, मनुष्य के शरीर को नुकसान भी तो हो रहा है, टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है तो मनुष्य को तकलीफ हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग। क्या लेते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग। जैसे कि क्या का उदाहरण दिया था, पैरासीटामोल का। यदि मैं टेम्परेचर को कम कर दे रहा हूँ तो क्या जीवाणु का ग्रोथ रुक जाएगा, क्या, हाँ रुक जाएगा। टेम्परेचर यदि कम करूँ तो एंटीपायरेटिक ड्रग के कारण क्या हो जाएगा, जीवाणु का ग्रोथ रुक जाएगा, सॉरी जीवाणु का ग्रोथ नहीं रुकेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, ताकि जीवाणु भी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद हम लोग बात किसका किए थे, चलो बताओ। उसके बाद बात किए थे किसका, pH का। हमारे बॉडी का जो अम्लीय pH रहता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, जीवाणुओं का ग्रोथ होने से रोकता है। उसके बाद हम लोग बात किए थे किसका, सीरम, याद है कि नहीं, या सिक्रीशन, सॉरी, किसके बारे में बात किए थे, सिक्रीशन के बारे में। हमारे शरीर में जो उपस्थित, ध्यान समझना, बहुत सारे लार है, आंसू है, ठीक है ना, और क्या है तुम्हारा रक्त है, तो उसमें क्या रहता है, इम्यूनोग्लोबिन रहता है,
ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। उसके बाद हम लोग बात किए थे किसके बारे में, कोशिकीय अवरोध के बारे में बात किए थे। ठीक है, कोशिकीय अवरोध के बारे में जब बात किए थे तो मैं कितने प्रकार का कोशिका बताया था, 2 प्रकार का। एक होता है आपका फैगोसाइटिक सेल और एक होता है नॉन फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल कितने प्रकार का रहता है, 3 प्रकार का। सबसे पहले किसका बात किए थे हम लोग फैगोसाइटिक सेल में, चलो बताओ, PMNL। ठीक है, पॉलीमॉर्फो क्या है, पॉलीमॉर्फो क्या है, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। उसके बाद बात किए थे किसका, मोनोसाइट का, और उसके बाद किसका बात किए थे, माइक्रोफेज का। मैं क्या बोला था कि ये जो कौन सा न्यूट्रोफिल और कौन सा तुम्हारा कौन सा माइक्रोफेज, ये दोनों क्या है, मुख्य फैगोसाइटिक सेल है और ये अनियमित आकार के रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ध्यान समझना, ये क्या करते हैं, सामने वाला जो आपका पैथोजन रहेगा उसको निगल लेगा और उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देता है। फैगोसाइटोसिस का क्रिया करता है। डाइपेडेसिस बोला था, न्यूट्रोफिल का जो गति रहता है WBC का, डाइपेडेसिस, याद आया। उसके बाद क्या बोला था, जो मोनोसाइट रहता है, ठीक है, संक्रमण के दौरान वो क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोफेज में। क्लियर है, तो 2 मुख्य कोशिका और एक मोनोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोफेज में। उसके बाद हम लोग बात किए थे किसका, फैगोसाइटिक सेल का। नॉन फैगोसाइटिक सेल में सबसे पहले क्या का बात किए थे, नेचुरल किलर सेल NK सेल, और दूसरा किसके बारे में बात किए थे, याद करो, लिम्फोसाइट। किसके बारे में बात किए थे, लिम्फोसाइट। याद आया कि नहीं। मैं क्या बोला था, इनका कार्य करने का क्रियाविधि क्या है, प्लाज्मा झिल्ली में पोर्फिरिन मतलब क्या कर देते हैं, पोर उत्पन्न कर देते हैं। पोर उत्पन्न करने के कारण जल इसके अंदर भर जाता है और ये फूल करके क्या हो जाता है, फट जाता है। समर्पण कोशिका, प्रत्यार्पण कोशिका, ठीक है, ट्यूमर है, इन सभी में ये सब पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं। इस प्रकार का कोशिकीय रक्षा विधि। आज जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, जो चौथा और लास्ट प्रकार का अवरोध है जो कि सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत शामिल होता है, वो है आपका क्या, साइटोकाइनिन अवरोध। क्या है, साइटोकाइनिन अवरोध। मोस्ट टाइम पे है साइटोकाइनिन अवरोध। साइटोकाइनिन अवरोध क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। साइटोकाइनिन अवरोध में क्या होता है, इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इंटरफेरॉन का, इंटरफेरॉन का निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, साइटोकाइनिन अवरोध वायरस से सुरक्षा की विधि है। किससे, वायरस से, वायरस से सुरक्षा की विधि है। किससे सुरक्षा का विधि है, वायरस का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। असल में होता क्या है, ध्यान से समझना, कोई यूकेरियाटिक कोशिका है, ठीक है ना, उसका ये ध्यान देना, ये एक यूकेरियाटिक कोशिका है, इसके समीप एक और यूकेरियाटिक कोशिका लगा हुआ है, ऐसा समझो। क्लियर है कि नहीं, एक यूकेरियाटिक कोशिका और ये दूसरा यूकेरियाटिक कोशिका, ऐसा समझो कि ऐसा हमारे शरीर का ये ऐसा ऐसा कोशिका है लगातार, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठवा, ऐसा करके लाइन से सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अटैच रहता है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब क्या हुआ, इस यूकेरियाटिक कोशिका के ऊपर क्या किया, कोई वायरस आकर के क्या कर दिया, अटैक कर दिया। क्या करेगा, कोई वायरस आकर के क्या कर दिया, अटैक करेगा। और अटैक करेगा, ध्यान से समझना, जैसे ये अटैक करेगा तो यहाँ पास वायरस का कहानी क्या रहता है, ठीक है, वो ना तो खुद का, ध्यान से समझना, वायरस क्या करता है, इसका खुद का प्रोटीन बनाने का तो क्षमता नहीं रहता, ठीक है। जिस घर में जाता है वहीं रहता है, ठीक है ना। कोई कोशिका के अंदर चला जाएगा, वहीं अपना जीवन चक्र क्या करेगा, पूरा करेगा, और वहीं अपना क्या बनाता है, फिर से DNA या RNA को बनाता है या प्रोटीन के कोट को बनाता है। जिस थाली में खाता है उसी थाली में क्या करता है, वो छेद करता है। ये वाला कहानी रहता है, बताया था मैं तुम लोगों को 11वीं में, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान समझना, वायरस यहाँ एंट्री किया, वायरस एंट्री करेगा और एंट्री करके यहीं के जेनेटिक मटेरियल का, ये हमारा यूकेरियाटिक कोशिका है, ठीक है, क्या है, यूकेरियाटिक कोशिका, तो यहीं के DNA वगैरह को यूज करेगा, हर चीज़ को यूज करेगा और अपने DNA का कॉपी बनाएगा, अपने DNA का क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा, और यहीं से अपना फिर से पैकेजिंग करेगा और यहाँ से निकल जाएगा और अपनी संख्या में क्या कर लिया, वृद्धि कर लिया। असल में होता क्या है, जब कभी भी हमारे शरीर की कोई एक कोशिका को वायरस अटैक करता है तो ये क्या बोलता है, मैं बलिदान हुआ तो हुआ, लेकिन अपने आसपास की समीपवर्ती कोशिकाओं को बलिदान होने नहीं दूंगा। क्लियर है। तो ये एक प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन, ठीक है ना। किसका निर्माण करता है, इंटरफेरॉन का। और ये जो इंटरफेरॉन रहता है वो अपने समीप स्थित दूसरी जो कोशिका है, याद रखना, अपने समीपवर्ती स्थित किसी दूसरी कोशिका में किसका निर्माण को प्रेरित करता है, TIP को, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। क्या, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। क्या का निर्माण करता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन।
ठीक है। ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन के निर्माण को क्या कर देता है, प्रेरित करता है। अब ये जो वायरस है वो यदि इसके ऊपर अटैक करेगा, ध्यान समझना, अब ये जो वायरस है यदि इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन हो पाएगा क्या, नहीं। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। यदि मैं टीआईपी का निर्माण करके यहाँ भेज दिया हूँ, वायरस के पास क्या रहता है, आरएनए, वो अपना आरएनए भेजेगा और उस आरएनए से क्या बनाना चाहेगा, प्रोटीन बनाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर जो समीपवर्ती दूसरा कोशिका था वो क्या भेज दिया, इंटरफेरॉन भेज दिया। तो यहाँ पास टीआईपी के निर्माण के कारण, टीआईपी के निर्माण के कारण क्या ये अपना, ये जो वायरस है वो इसके ऊपर यदि अटैक कर रहे हैं तो क्या ये अपना प्रोटीन बना पाएगा, क्या, नहीं। क्लियर है। तो एक प्रकार से ध्यान से समझना क्या हुआ, ये जो हमारा कोशिका है, इस एक कोशिका के ऊपर जैसे ही, ध्यान समझना, जैसे ही क्या किया, तुम्हारा वायरस ने अटैक किया, तो ये जो जिस कोशिका ने के ऊपर अटैक किया था, इस कोशिका ने एक केमिकल का स्त्रवण किया जो आसपास की कोशिकाओं को, जो आसपास की कोशिकाओं को वायरस के अटैक होने से क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, बचाता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? इसको जस्ट इमेजिन करो, एक उदाहरण द्वारा समझना। पहले जमाने की मूवी में क्या होता था, ठीक है, गुंडा लोग पीछा कर रहे हैं किसका, हीरो का, ठीक है, हीरो का भाई है, हीरोइन का, ऐसा एकदम पीछा कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, फिर एक एसटीडी बूथ आता है। एसटीडी बूथ समझ गए ना, तिरंगा मूवी देखिए, ठीक है, उसमें एक रिपोर्टर रहता है, ठीक है ना, एकदम तो नमस्कार मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ऐसा करके बोलते हैं ना एकदम से, ठीक है, आज की ताज़ा खबर ये है करके वो एकदम चुपचाप इन्फॉर्मेशन देता है, किसको, पुलिस को, हर चीज़ का। तो सेम टू सेम ऐसा समझो, अब क्या हो रहा है, कोई ध्यान समझना, कोई गुंडा है वो अटैक कर रहा है किसी के ऊपर, हीरो के ऊपर, ये हीरोइन जो भी है उसके ऊपर अटैक कर रही है। दौड़ते दौड़ते कहाँ गया, एसटीडी बूथ में गया, वहाँ जा करके कॉल किया किसको, जो मेन और हीरो है, जो उसका साथी है, उसको कॉल किया और क्या बोला, तो यहाँ पास से भाग जाना, क्योंकि तेरे को मारने के लिए कौन आ रहा है, गुंडा। और वो खुद क्या हो गया, शहीद हो गया, निपट गया ना। समझ रहे हो कि नहीं? सेम टू सेम यही कहानी है। देखो, वायरस अटैक करने के लिए आया, वायरस अटैक करने के लिए आया उस कोशिका को, तो ये बेचारा शहीद होगा ही होगा, लेकिन ये अपने साथ साथ क्या निकाल देता है, यहाँ पास से कुछ इंटरफेरॉन नामक केमिकल का स्त्रवण कर देता है। और ये जो इंटरफेरॉन रहता है, इसके अटैक से अन्य सभी कोशिकाओं को क्या कर लेगा, सुरक्षित कर देता है। क्लियर है कि नहीं? तो वायरस से संक्रमित जो कोशिका है उसके उपचार के लिए और उसके बचाव के लिए दोनों में किसका उपयोग किया जाता है, आपका इंटरफेरॉन का। किसका, इंटरफेरॉन का। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? जिसका उपयोग किया जाता है इंटरफेरॉन का। लिखो जल्दी। किसका उपयोग किया जाता है, इंटरफेरॉन का। हो गया? चलो भाई आगे बढ़ जाए क्या, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है, समझ आया कि नहीं? साइटोकाइनिन बैरियर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इंटरफेरॉन का। इंटरफेरॉन क्या होता है, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से उत्पन्न एक ऐसा, ध्यान समझना, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से एक उत्पन्न 270 अमीनो अम्ल का एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। कितना अमीनो अम्ल बोला हूँ मैं, 270 अमीनो एसिड से बना हुआ क्या रहता है, एक प्रोटीन रहता है इंटरफेरॉन, जो कि आसपास की कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण होने से क्या करता है, बचाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मैं क्या बोला हूँ, इंटरफेरॉन, ध्यान से समझो डायग्राम में। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं से उत्पन्न, ठीक है, एक ऐसा प्रोटीन रहता है जो अपने समीप स्थित, ये नॉन इन्फेक्टेड है मान लो, और ये क्या है तुम्हारा, इन्फेक्टेड है, जो अपने आसपास स्थित असंक्रमित कोशिकाओं को संक्रमण से क्या करता है, बचाता है। कैसे बचाता है, इंटरफेरॉन किसका निर्माण कर देता है, टीआईपी का, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन का, जिसके कारण यदि वायरस इसके ऊपर अटैक भी करे तो अपना प्रोटीन इसके अंदर बना नहीं पाएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इंटरफेरॉन जो रहता है, इंटरफेरॉन का कुछ विशेषता जान लो भाई। स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा एमपी चीज़, वायरस स्पेसिफिक होता है। ठीक है ना, अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग कहानी चलेगा। वायरस स्पेसिफिक होता है इंटरफेरॉन, और स्मॉल साइज का होता है।
यहाँ तक क्लियर है। और ये वायरस को मारता नहीं है ना, याद रखना, वायरस को मार रहा है करके बोला हूँ क्या, नहीं, उसका ट्रांसलेशन होने नहीं देता है। नेवर किल अ वायरस, वायरस को मारता नहीं है भाई, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना, वायरस को मारता नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये टीआईपी प्रोड्यूस करता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, जो कि क्या करता है, वायरस का, ठीक है ना, वायरस का प्रोटीन संश्लेषण होने नहीं देता, वायरस का प्रोटीन संश्लेषण होने नहीं देता, ये चीज़ याद रखना, क्लियर है ना। अच्छा, इंटरफेरॉन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार का हो सकता है। इंटरफेरॉन INF अल्फा, INF बीटा और INF गामा, क्लियर है। इंटरफेरॉन अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार का होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी लिखो जल्दी। वायरस स्पेसिफिक लिखा हूँ, इसका मीनिंग ये है कि स्पीसीज रहेगा ना वायरस का, उसके स्पेसिफिक होगा ना स्पीसीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो एक बार और फटाक से रिवीजन करते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, साइटोकाइनिन बैरियर के बारे में। साइटोकाइनिन बैरियर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, इंटरफेरॉन का। इंटरफेरॉन जो रहता है ध्यान से समझना, 270 अमीनो अम्ल से बना हुआ, ठीक है, एक क्या होता है, स्मॉल साइज का प्रोटीन होता है, जो कि विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है और अपने आसपास उपस्थित असंक्रमित कोशिका, संक्रमित नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, असंक्रमित कोशिकाओं का क्या करता है, वायरस से सुरक्षा करता है। क्लियर है कि नहीं। ये जो ध्यान समझना इंटरफेरॉन रहता है वो टीआईपी प्रोटीन का निर्माण करता है, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन का, जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल में वायरस का प्रोटीन बनने नहीं देता। ये क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है, क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ये वायरस को मारता नहीं है बल्कि उसके प्रोटीन के संश्लेषण करने नहीं देता है। क्लियर है। साइज क्या होता है, स्मॉल। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, INF अल्फा, बीटा और गामा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, ध्यान समझना, इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, वायरस संक्रमित कोशिका के उपचार के लिए, वायरस इन्फेक्शन में भी करते हैं, और दूसरा बचाव के लिए भी करते हैं। उपचार अलग चीज़ है और बचाव अलग चीज़ है ना, ठीक है। उपचार कब होता है, जब बीमार हो जाओगे तब, और बीमारी होने से अपने आप को बचाना वो क्या कहलाएगा, बचाव कहलाएगा। क्लियर है ना। तो दोनों स्थिति में हम लोग उपयोग करते हैं किसका, इंटरफेरॉन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। HIV के केस में ना इंटरफेरॉन अल्फा का उपयोग होता है, किसका, इंटरफेरॉन अल्फा। HIV में HIV एड्स होता है जिसके कारण, HIV वायरस के कारण, तो उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका, इंटरफेरॉन अल्फा का। क्लियर है। ये आता है एकदम से ना स्पेशल ना पॉइंट लिख लिख कर आता है, ये नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नॉट अ वायरस स्पेसिफिक, यानी वायरस लिखा हूँ तो वो भी वायरस का क्या होगा, स्पीसीज होगा ना, उसके लिए होगा। और ये वायरस को कभी भी मारता नहीं है, स्मॉल साइज का होता है। कितना अमीनो अम्ल बोलो, मात्र 270। क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ये कहानी खत्म होता है आपका किसका, साइटोकाइनिन बैरियर का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब किसके बारे में, उपार्जित प्रतिरक्षा। किसके बारे में पढ़ेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा, साइटोकाइनिन बैरियर। क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन बैरियर, सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, साइटोकाइनिन बैरियर तो हो गया, सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, मैं बताया था आप लोगों को, ऐसी प्रतिरक्षा जो कि हम लोग अपने जीवन काल में क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। असल में होता क्या है, ध्यान से समझना, फर्स्ट टाइम जब कोई पैथोजन हमारे शरीर के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, ध्यान समझना, फर्स्ट टाइम जब हमारे शरीर के ऊपर कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी प्रोटोजोआ वगैरह कोई भी जीवाणु विषाणु या आपका प्रोटोजोआ, जिसको हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोल सकते हैं, एंटीजन बोल सकते हैं, वो क्या करता है हमारे शरीर के ऊपर जब अटैक करता है, तो अटैक करता है तो उस टाइम तो हमारा शरीर उसको जानता है क्या, नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब अटैक करेगा तो हमारे शरीर में उपस्थित जो बी लिम्फोसाइट रहेगा, क्या रहेगा, बी लिम्फोसाइट, वो कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में। कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में। एक तो बनाता है क्या, प्लाज्मा सेल, और दूसरा बनाता है मेमोरी सेल। ध्यान से समझने का कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूँ,
क्या हुआ, हमारे शरीर में कोई एंटीजन था, ध्यान दो, हमारे क्या हुआ, कोई एंटीजन आया, रोग कारक आया, ये कोई रोग कारक है, एंटीजन है, एजी से शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एंटीजन है, वो क्या किया, हमारे शरीर के ऊपर अटैक किया। हमारे शरीर के ऊपर जब ये अटैक करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान देना ना, प्राइमरी अटैक किया, सबसे पहले टाइम जब वो अटैक करेगा तो हमारे शरीर में जो उपस्थित बी लिम्फोसाइट है, क्या है, बी लिम्फोसाइट, वो कितने भागों में टूट जाएगा, 2 भागों में। एक तो बनाएगा क्या, प्लाज्मा सेल, ठीक है ना, और दूसरा बनाएगा क्या, आपका मेमोरी सेल। क्या बनाएगा, मेमोरी सेल। यहाँ तक क्लियर है। एक बनाएगा क्या, प्लाज्मा सेल, और एक बनाएगा क्या, मेमोरी सेल। अब ये जो प्लाज्मा सेल रहता है ये टूटता है और टूट करके निर्माण करता है किसका, इम्यूनोग्लोबिन का। किसका, इम्यूनोग्लोबिन का, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, इसका निर्माण करता है। एंटीबॉडी मेनली कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। याद करना, ट्रिक बता रहा हूँ, गम दे करके, तू गम दे या खुशी दे करके चलता है ना गाना, सब तेरी मेहरबानी है करके, सारे जहाँ के मालिक बस तेरा आसरा है, ठीक है, तो सिर्फ वैसे ही याद रखना, ठीक, गम दे करके, ठीक है। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, जो क्रम बोला हूँ वैसे ही करना है। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में क्या रहता है, IgG, उसके बाद IgA, उसके बाद IgM, उसके बाद IgD, और सबसे कम, ठीक है ना, क्या रहता है, IgE रहता है। क्लियर है। तो क्या होता है, हमारे शरीर में जैसे ही कोई भी, ध्यान से समझना, हमारे शरीर में जैसे ही क्या करेगा, कोई एंटीजन जो रहेगा, रोग कारक जो रहेगा, एंटीजन, ठीक है ना, कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में क्या करेगा, अटैक करेगा, तो हमारे शरीर में उपस्थित जो बी लिम्फोसाइट रहता है वो 2 भागों में टूटता है, एक प्लाज्मा सेल का निर्माण करता है और एक मेमोरी सेल का निर्माण करता है। ये जो प्लाज्मा सेल रहता है वो निर्माण करता है इम्यूनोग्लोबिन का। किसका निर्माण करता है, इम्यूनोग्लोबिन का। और कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बनता है, IgM बनता है। क्या बनता है, IgM, जो कि ज़्यादा रहता है किससे, IgG से। किससे रहता है, IgG से। क्लियर है कि नहीं, यानी ज़्यादा मात्रा किसका रहता है, सबसे पहले IgM का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। हमारे शरीर में क्या हुआ, ध्यान से समझना, कोई एंटीजन क्या किया, अटैक किया, ध्यान से समझना, हमारे शरीर में जैसे ही एंटीजन अटैक किया तो हमारे शरीर में उपस्थित जो क्या रहेगा, बी लिम्फोसाइट, वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ आकर कैसे जुड़ा, बी लिम्फोसाइट, तो बी लिम्फोसाइट किसका निर्माण कर दिया, प्लाज्मा सेल का और मेमोरी सेल का। ये जो प्लाज्मा सेल है इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी का क्या करता है, फॉर्मेशन कर दिया। क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया, निर्माण कर दिया जी, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया, और कौन से एंटीबॉडी को पहले ज़्यादा बनाया है, IgM को, और किसको कम बनाया है, IgG को। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके कारण क्या हुआ, हमारे शरीर में IgM बना, एंटीबॉडी क्या करेगा, इस एंटीजन से लड़ाई करेगा और इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। नष्ट करने के टाइम में, ध्यान से समझना, नष्ट करने के टाइम में ये जो मेमोरी सेल रहता है वो फोटोग्राफर रहता है, वो बोलता है कि ये जैसे ही नष्ट करेगा एंटीजन को तो ये उसका फ़ोटो खींच कर रख लिए रहेगा। क्या करेगा, उसका फ़ोटो खींच करके रख लिया रहेगा, मतलब क्या, उसका मेमोरी बना करके रख लिया रहता है। क्लियर है कि नहीं, ऐसा समझना, ध्यान से समझना। जब कोई एक चोर आया तुम्हारे घर में, पहली बार वो चोर आया है, पहली बार वो चोर आएगा, ध्यान समझना, तो क्या होगा, IgM बनेगा और उसको तुम पीटोगे, अच्छा खासा पीटोगे। क्लियर है। लेकिन हाँ, शुरू बार में एकदम ज़्यादा नहीं मारते हम लोग, क्या करते हैं, समझाइश दे करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अगली बार तो दिखना नहीं वरना ठीक नहीं होगा, ऐसे करके बोलते हैं। अब देखो, पहला बार जब ये पूरा क्रिया चला तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। क्लियर है कि नहीं, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। क्या होगा, अब ये तो पहली बार हो गया था, कहानी पूरा क्लियर। दूसरा बार क्या होता है, अब वही सेम एंटीजन, सेम ना, सेम एंटीजन, सेम एंटीजन, यही सेम एंटीजन, यही वाला ना, फिर से हमारे शरीर के ऊपर क्या करे, मान लो अटैक करे अब, ठीक है, फिर से हमारे शरीर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो अब क्या होता है, जो मेमोरी सेल जो था, जो कि फ़ोटो खींच करके
रखा था, जिसको प्रथम मुठभेड़ का क्या था, स्मृति था। पहली बार जब अटैक किया था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसका स्मृति है, उसके पास क्या है, मेमोरी है उसका। क्लियर है कि नहीं, किसके कारण, मेमोरी सेल के कारण। तो इसको याद रहता है प्रथम मुठभेड़ का स्मृति, प्रथम मुठभेड़ का क्या रहता है, इसके पास स्मृति रहता है। पहली बार जब ये आया था तो इसको मारे थे हम लोग, तो उसका मेमोरी है इसके पास हमारे बॉडी में। तो वो क्या करता है, ध्यान से समझना, प्लाज्मा के ध्यान देना, प्लाज्मा सेल को, ये इसके पास दिमाग रहता है, ठीक है ना, ये मेमोरी रखे रहता है, याद रखे रहता है। तो ये क्या बोलेगा प्लाज्मा को कि तू भाई अब क्या कर, IgG का प्रोडक्शन बढ़ा, और IgG का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है किससे, IgM से, किससे, IgM से। और ये जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया रहता है वो खतरनाक, जैसे तुम लोग बोलते हैं, तेरे को एक बार बोला था, एक बार में समझ नहीं आया, देते हो धड़ाधड़, वही गलती दूसरा बार किया करके, समझ आ रहा है कि नहीं, दैनिक जीवन से रिलेट करना। अब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलेंगे, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। ये रहता है लो इंटेंसिटी का, ठीक है ना, और ये रहता है क्या, हाई इंटेंसिटी का। यानी समझ आ रहा है कि नहीं, पहली बार कोई वायरस पैथोजन तुम्हारे शरीर के ऊपर अटैक करेगा तो थोड़ा सा लो इंटेंसिटी का रहेगा, धीरे धीरे करके बॉडी खत्म कर, लेकिन सेकंड बार जब वो अटैक करेगा तो क्या रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक होगा कहानी, ऐसा वाला है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, ठीक है। तो ये होता है आपका प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। क्लियर है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन काल में अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। ये अब देखो मेमोरी बना करके रख रहे हैं, मतलब हमारे शरीर में जितना ज़्यादा वायरस बैक्टीरिया वगैरह का अटैक हुआ रहेगा तो हम लोग उतना ही ज़्यादा उन सभी से क्या रहेंगे, इन फ्यूचर बचे रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में क्या उपस्थित है, मेमोरी सेल। क्या उपस्थित है, मेमोरी सेल। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में कौन ज़्यादा बनता है, IgM, कम कौन रहता है, IgG। लेकिन सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स में जस्ट उल्टा, IgG का मात्रा बढ़ जाता है, IgM का मात्रा कम हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। यदि मैं इसी को एक ग्राफ बना करके समझाने का कोशिश करूं, इधर रखते हैं परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है ना, और यहाँ पास रखते हैं हम लोग क्या, इंटेंसिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी। क्लियर है। तो देखो क्या कहानी चलेगा, देखो ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना ना, किसका मात्रा ज़्यादा रहता है, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है ये, क्या है, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। और एक क्या रहता है आपका, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। जब फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स चलता है, ध्यान समझना, जब हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन क्या करता है, अटैक करता है, तो कैसे इंटेंसिटी का रहता है, लो इंटेंसिटी का। और जो पहला वाला बनता है, कौन ज़्यादा बनता है जी, IgM, और IgG क्या बनता है, कम। तो IgM जो रहेगा, ध्यान से समझना, IgM रहेगा वो अधिक बन, IgM का ग्राफ है, और जो IgG रहेगा वो भी क्या बनता है, थोड़ा सा कम, ये IgG है। क्लियर है कि नहीं। IgM का मात्रा क्या रहता है, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में रही अधिक, और IgG का क्या रहता है, कम। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन वही एंटीजन यदि वही एंटीजन क्या करे, सेकेंड टाइम अटैक करे, तो ये जो तुम्हारा IgG है उसका मात्रा क्या हो जाता है, एकदम ज़्यादा हो जाता है। IgG का मात्रा क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो Ig क्या रहता है आपका, क्या रहेगा, IgM, इसका मात्रा क्या रहता है, अपेक्षाकृत कम। IgM का मात्रा क्या रहेगा, कम। अब क्या रहेगा, IgG का मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक, और IgM का क्या रहेगा, कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, और ये है कि आपका सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये रहता है कौन सी इंटेंसिटी का, ध्यान दो, ये रहता है लो इंटेंसिटी का। देखो कम बना है ग्राफ, लो इंटेंसिटी का, और ये रहता है क्या, हाई इंटेंसिटी का, हाई इंटेंसिटी का, ठीक है ना। उच्च तीव्रता और ये निम्न तीव्रता का। इसको बोलते हैं प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, और इसको द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। जल्दी बनाओ, जल्दी, ठीक है। इसमें कौन इन्वॉल्व है, ध्यान दो, एक पॉइंट और याद रख लेना, ठीक है ना।
इसमें कौन इन्वॉल्व था, कौन शामिल था इसमें, चलो बताओ। लिम्फोसाइट था क्या शामिल सीधा, बी लिम्फोसाइट जी। मेन काम कौन किया इसमें, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ही तो टूटा था किसमें, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में। किसमें, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में। लेकिन यहाँ पास मेन कौन कौन काम किया है, मेमोरी सेल। कौन काम किया है, मेमोरी सेल। यहाँ मेमोरी सेल इन्वॉल्व था। क्लियर है, चलो जल्दी करो, जल्दी बनाओ। चलो आगे बढ़े, क्या हो गया, जल्दी करो, जल्दी जल्दी हो गया ना। शॉर्ट्स में बनाते जाओ इसको, क्योंकि नोट से तो बना ही रहे हो प्रॉपर। क्लियर है ना, ये तुम्हारे याद रखने के लिए ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे क्लास में रिवाइज कराऊंगा ना, मैं हर दिन का वही करता हूँ। जो पिछले क्लास में पढ़ाया रहता हूँ उसको नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। क्लियर है, लेकिन पूरा रिवीजन बार बार नहीं होते रहेगा ना। ये भी हो गया है सबका, क्लियर है। मतलब इन दोनों चीज़ों से आप लोग क्या निष्कर्ष निकाले हो, ध्यान समझना। ठीक है कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा रहता है, उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है, ध्यान से सुनना ना, एक एक वर्ड सुनना। उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होता है, कोई एंटीजन आता है, कोई एंटीजन आता है और उसके साथ कौन क्रिया करता है, हमारे शरीर में उपस्थित कौन, लिम्फोसाइट। कौन क्रिया करता है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मिलने कितने प्रकार के रहते हैं, दो प्रकार के, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। एक होता है क्या आपका बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट का भी निर्माण होता है बोन मैरो में। लेकिन इसका प्रचुरोध भवन, प्रोलिफरेशन कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में। कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में। ये जो बी लिम्फोसाइट रहता है वही निर्माण करता है किसका, एंटीबॉडी का। किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यानी कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, कौन उत्तरदायी है, बी लिम्फोसाइट। कौन उत्तरदायी है, बी लिम्फोसाइट। क्लियर है ना। और ये बी लिम्फोसाइट कितने भागों में डिवाइड होता है, बोला हूँ मैं तुम लोग को, दो भागों में। सबसे पहले किस में टूटता है, प्लाज्मा सेल में, और दूसरा किस में टूटता है बोला हूँ मैं, हाँ, मेमोरी सेल में। किस में टूटता है, मेमोरी सेल में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो जब पहली बार कोई एंटीजन अटैक करता है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। और प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो रहता है कौन सी इंटेंसिटी का रहता है, लो इंटेंसिटी का। कौन ज़्यादा बनता है, IgM। IgG क्या बनता है, कम। और ये प्रथम मुठभेड़ का स्मृति को रखे रहता है, वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में क्या रहता है, संचित रहता है। इन फ्यूचर वही सेम एंटीजन फिर से आएगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, अब सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। अब कौन काम करेगा, मेमोरी सेल। और किसका निर्माण को ज़्यादा कर देगा, IgG के। क्लियर है ना। और IgG क्या कर देगा, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका जो एंटीजन रहेगा वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, हाई इंटेंसिटी का। क्या होता है, हाई इंटेंसिटी का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मतलब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, इसका क्या क्या फीचर है, ये सब जो पढ़े हैं उससे जान सकते हैं। सबसे पहला उसका जो गुण है, सबसे पहला जो उसका गुण है वो है क्या, स्पेसिफिसिटी, विशिष्टता। यानी कि ये रोगजनक के विशिष्ट होता है। टाइफाइड का रोग कारक आएगा तो इन फ्यूचर सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स किसके लिए रहेगा, टाइफाइड के लिए रहेगा। हैजा का रोग कारक तुमको यदि अटैक किया है आज, तो कल फिर से हैजा का यदि तुमको क्या करेगा, जीवाणु अटैक करेगा, तो हैजा के लिए ही काम करेगा ना वो वाला इम्यूनिटी। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या होता है, रोगजनक के विशिष्ट रहता है, विशिष्ट रहता है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा होता है डाइवर्सिटी। क्या होता है इसमें, डाइवर्सिटी। अलग अलग प्रकार के रोग कारकों को पहचानने में क्या रहता है, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी सक्षम होता है। क्लियर है कि नहीं। 10 प्रकार क्या, 1000 प्रकार के रोग के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी बन सकता है। क्लियर है कि नहीं। इसी को बोलते हैं उसका क्या, डाइवर्सिटी, विभिन्नता प्रदर्शित करता है। अलग अलग हजारों प्रकार के रोग कारकों को ये क्या कर सकता है, पहचान कर सकता है। उसके बाद क्या है, विभेदन करना। ये अपने और पराये में भेद कर सकता है जी, अपने व पराये में, स्व और पर कोशिका में। ठीक है ना। हमारे शरीर में कोई भी बाहर से यदि कोई भी, ठीक है ना, कोशिका को एंट्री कराया जाए, या कोई भी रोग कारक है या कोई भी पदार्थ को एंट्री कराया जाए,
तो हमारे शरीर का है कि नहीं, इसको आसानी से कौन जान लेता है, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या जान लेता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब डिफरेंशिएशन का गुण होता है, विभेदन करने का गुण होता है। और सबसे लास्ट चौथा जो सबसे ज़्यादा एमपी है, मेमोरी, ठीक है, इसको हमेशा प्रथम मुठभेड़ का क्या रहता है, स्मृति रहता है, मेमोरी सेल बना रहता है। जो कि आज से तुमको ध्यान समझना, तुम्हारा टीकाकरण कब हुआ था, याद करो तो, जब तुम लोग 0 साल से कितना 5 साल 6 साल तक के थे तब का। और सोचो उस टाइम खसरा का तुमको टीका लगा था, मीजल्स का लगा था, मम्स का लगा था, रूबेला का लगा था, पोलियो वैक्सीन लगा है, तुमको समझ आ रहा है कि नहीं, पोलियो का वैक्सीन लगा है, टिटनस का वैक्सीन लगा है, किसका वैक्सीन लगा है, टिटनस का, ये सब रोग का वैक्सीन लगा है। और तुमको एक भी टाइम अभी भी, अब जब से टीका लगा है तब से लेकर के आज तक कभी भी क्या वो रोग हुआ, क्या नहीं, क्योंकि सबसे पहली बार हम लोग क्या करवा दिए, उसका प्राथमिक मुठभेड़ करवा दी है। मान लो वो हमारे शरीर के ऊपर अटैक भी किया रहा होगा ना, तो ये जो मेमोरी सेल था वो फर्स्ट एनकाउंटर का, जब तुम्हारा टीकाकरण हुआ था उसका क्या रखा रहता है, स्मृति रखा रहता है। असल में टीका क्या होता है, टीका होता है जो रोग कारक होता है ना, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, कमजोर करके हमारे शरीर के अंदर क्या करवाते हैं, एंट्री करवाते हैं। क्लियर है कि नहीं, मतलब कुल मिलाकर के ये है आ बैल मुझे मार वाला स्थिति रहता है टीकाकरण, और वो तुम्हारे ही भले के लिए रहा होता है, लेकिन वो क्या होता है, तुम्हारे ही भले के लिए। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। तो ये होता है कि आपका मेमोरी सेल का गुण, क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारा जो 4 फीचर है, ये किसका चारों फीचर है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, भूलना नहीं है, ठीक है ना। स्पेसिफिसिटी रहता है, डाइवर्सिटी रहता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, और क्या होता है, मेमोरी। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाए, लिख लो भाई जल्दी। चलो आगे बढ़ जाएं क्या। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब उपार्जित प्रतिरक्षा का प्रकार। किसका प्रकार पढ़ेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा का। उपार्जित प्रतिरक्षा जो रहता है, ध्यान से सुनना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, और एक होता है आपका निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्टिव, ठीक है ना, एक्टिव इम्यूनिटी, और एक होता है आपका पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है ना। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, अरे ऐसे लिख सकते हो ना, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, समझ आया ना, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसे भी बोलते हैं, या हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। और एक होता है आपका क्या, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्लियर है। सबसे पहले जान डाले ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जो हम लोग अपने जीवन काल में क्या किए हैं, अर्जित किए हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग कितने प्रकार पढ़ रहे हैं, 2 प्रकार का, एक होता है एक्टिव और एक होता है क्या, पैसिव। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा एक्टिव है करके बोलते हो ना, और एक होता है क्या तुम्हारा, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। सक्रिय और निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है, ध्यान से समझना। किसी को पता है क्या सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है। देखो, जब हमारे शरीर में उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का क्या काम है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, एंटीबॉडी का, ताकि रोग कारकों से हमारे शरीर का क्या हो, सुरक्षा हो। ये होता है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो, और उस इन्फेक्शन के कारण हमारा खुद का शरीर क्या करे, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। यानी कि बाहर से बना बुनाया कोई एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर एंट्री नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का मीनिंग ये है कि हमारे शरीर के ऊपर क्या करेगा, ध्यान समझना, कोई भी जो एंटीजन रहेगा वो अटैक करेगा, और हमारा खुद का शरीर किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी, ठीक है ना। यानी कि जो तुम्हारा होस्ट है, ठीक है ना, उसका खुद का बॉडी किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी का, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका एक्टिव इम्यूनिटी। और मान लो मैं, ध्यान समझना, और मान लो मैं जो बना बुनाया एंटीबॉडी है, ठीक है ना, कोई दूसरा जीव है उसके शरीर में क्या बना हुआ है, एंटीबॉडी, उसको कोई दूसरे मनुष्य को दे रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं। तो उससे जो हमको प्रतिरक्षा मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोलेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यानी कि क्या हुआ, ठीक है, कोई दूसरा है, जैसे लक्की है, तो लक्की के शरीर के अंदर एंटीबॉडी बना है किसका, ठीक है, किसका एंटीबॉडी बना है, जैसे टाइफाइड का, ठीक है, किसका एंटीबॉडी बना है, टाइफाइड का। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, उसके शरीर का जो प्लाज्मा रहेगा उसको निकालूंगा, और उसको किसी दूसरे मनुष्य के शरीर के अंदर क्या करवा दूंगा, एंट्री करवा दूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं।
तो क्या किया हूं मैं, एंटीबॉडी जो सामने वाला मनुष्य था उसके में फॉर्मेशन हो रहा है क्या, नहीं। समझ आ रहा है ना, उसके शरीर के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है क्या, नहीं। मैं पहले से बना बुनाया जो एंटीबॉडी है उसके शरीर के अंदर क्या करवा रहा हूँ, एंट्री करवा रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है ना, मतलब होस्ट जो रहता है, ठीक है, उसको बाहर से क्या दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। क्लियर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो तुम्हारा एक्टिव इम्यूनिटी रहता है इसको भी कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 2 भागों में। एक होता है आपका, क्या होता है जी, चलो बताओ, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है ना, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और एक होता है आपका क्या, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। क्लियर है। वैसे ही ये भी कितने भागों में डिवाइड होगा, 2 भागों में। क्या होगा, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, और ये भी क्या होगा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्लियर है कि नहीं। एक होता है आपका एक्टिव इम्यूनिटी में, ध्यान से समझना, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या है, हमारे शरीर में, ध्यान समझना, जितना भी इन्फेक्शन हुआ अपने आप, जितना भी क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन अपने आप हुआ। तुम खेलने गए थे, ध्यान समझना, ऐसे समझो, तुम क्या किए, एक दिन ना मस्त शाम के टाइम खेलने गए थे, खेल करके आए, मम्मी को बोले मम्मी हाथ पैर दर्द दे रहा है, एकदम अजीब लग रहा है। देखते देखते क्या हुआ, तुमको एकदम बुखार पकड़ा, रात को क्या पकड़ लिया, एकदम बुखार पकड़ लिया। फिर मम्मी रात को क्या दी, दवाई दे दी, दूसरे दिन बुखार क्या हो गया, ठीक हो गया। समझ आ रही है। असल में हुआ क्या रहा होगा, तुम जब खेलने गए रहे होगे तो कोई एंटीजन तुम्हारे ऊपर क्या किया होगा, अटैक किया होगा। अटैक किया होगा तो धीरे से तुम्हारे शरीर के अंदर उसके लिए क्या बन गया होगा, एंटीबॉडी बन गया होगा। ठीक है, और इन फ्यूचर जिसके कारण तुमको बुखार हुआ था, ठीक है, अब उस रोग कारक के कारण तुमको बुखार अब नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं। मतलब अपने आप जो प्राकृतिक संक्रमण हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग किस में बोलेंगे, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। जैसे कई लोगों को कोविड 2 फेज आया, 3 फेज आया, तो भी उसको कोविड नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही वो वैक्सीनेशन करवाया है। इसका मीनिंग ये है कि उसको कोविड हुआ होगा लेकिन उसको उतना ज़्यादा पता नहीं चला होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी उसके अंदर विकसित हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं। उसको कोई लक्षण, उसको सिम्टम्स एकदम ज़्यादा शो नहीं हुआ होगा, हल्का बुखार आया होगा, नॉर्मल दवाई खा लिया होगा, और उसके शरीर के अंदर क्या बन गया, उस नेचुरल इन्फेक्शन के कारण क्या बन गया है, अब एंटीबॉडी बन चुका है। तो जितना भी हमारा नेचुरल इन्फेक्शन रहता है वो सब किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा के अंतर। और देखो इसमें एंटीबॉडी कौन बना रहा है, हमारा खुद का शरीर। क्लियर है। दूसरा होता है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। वैक्सीनेशन जानते हो, टीकाकरण रे, टीकाकरण में क्या होता है, मैं अभी बताया था तुम लोग को। जैसे तुमको MMR का टीका लगा, टिटनेस का टीका लगा, समझ आ रहा है कि नहीं, और किसका टीका लग गया, पोलियो का टीका लगा। उसमें क्या कर रहा है कि कोई भी जो जीवाणु है उसका जो रोग कारक गुण है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और तुम्हारे शरीर के अंदर क्या कराया जाता है, एंट्री करवाया जाता है। देखना बच्चे लोगों को जैसे ही टीकाकरण लगाते हैं उसके बाद उसको तेज बुखार पकड़ता है, बहुत ज़्यादा वो लोग रोते रहते हैं, ठीक है, हाथों में क्या आता है, दर्द आता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। असल में उतने टाइम क्या चलते रहता है, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। क्या चलता है, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अब यहाँ पर देखो अभी भी एंटीबॉडी कहाँ से बन रहा है, हमारे शरीर के अंदर। लेकिन अभी जब हम लोग एंटीबॉडी, ध्यान से समझना, एंटीजन जो है वो क्या नेचुरली आया है क्या, नहीं, उसको तो हम एंट्री करवाए है ना। अब हम एंट्री करवाए तो वो क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम है। क्या है वो, कृत्रिम। तो जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसमें एंटीबॉडी, ठीक है ना, होस्ट के शरीर के अंदर, यानी कि कोई भी हम लोग ही हैं होस्ट, समझ आ रहा है ना, मनुष्य के अंदर ही क्या बन रहा है, आईजी का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पास इन्फेक्शन अपने आप हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पास क्या हुआ है, जो RHO था, डॉक्टर था, रूरल हेल्थ ऑफिसर था, या कोई भी नर्स वगैरह है, वो लोग क्या किए, टीकाकरण दिए हैं। तो ये क्या है, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। एंटीबॉडी का निर्माण तो हो रहा है लेकिन अपने आप हो रहा है, ठीक है, अपने आप हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो क्या अपने आप हो रहा है क्या, नहीं, इसको हम लोग करा रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा देखते हैं आप, बाहर से अब यदि इम्यूनोग्लोबिन दिया जाए,
मतलब जो जीव है उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनता नहीं है, बाहर से बनाया बुनाया जो एंटीबॉडी है उसको दे रहे हैं। अब ये भी कितने प्रकार का रहेगा? 2 प्रकार का, एक प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा और एक कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तुम लोग सुने होंगे माता का पहला जो दूध रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, माता का जो पहला दूध रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। ये जो कोलेस्ट्रम रहता है, ठीक है ना, इसमें पाया जाता है IgA। क्या पाया जाता है? IgA। क्लियर है? और माता प्राकृतिक रूप से अपने बच्चे को क्या पिला रही है? दूध पिला रही है। बना बुनाया एंटीबॉडी बच्चे को मिल रहा है, तो ये क्या है तुम्हारा? प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, और ये प्राकृतिक तरीका से है। अच्छा, और देखो तो तुम लोग सुने होंगे प्लेसेंटा, ठीक है ना, और क्या रहता है? फीटस। इन दोनों के मध्य में संबंध है। प्लेसेंटा मदर और फीटस दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो मम्मी के शरीर में जो बनता है क्या? IgG। क्या बनता है? IgG, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ चला जाता है? फीटस में चला जाता है। ये भी अपने आप हो रहा है। क्या बच्चे का शरीर, ध्यान समझना, क्या बच्चे का शरीर इम्यूनोग्लोबिन बना रहा है? क्या नहीं। किसका शरीर बना रहा है? मदर का। ठीक है ना, मम्मी का जो शरीर है वो क्या बनाया? IgG, और जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पहुंच गया? फीटस के पास। और ये प्राकृतिक रूप से होता है। तो ये है आपका क्या? प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यानी कि बना बुनाया एंटीबॉडी, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से यदि होस्ट के शरीर के अंदर चला जाता है। क्लियर है कि नहीं? दूसरा देखो प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब तुमको मान लो सांप काटा, तो सांप का एंटीबॉडी, ध्यान देना, क्या तुम्हारे शरीर में पहले से बनकर रहेगा? क्या नहीं। अब तुम लोग विष पुरुष या विष कन्या तो नहीं हो कि तुमको सांप काटे तो सांप ही मर जाए, ऐसा वाला कहानी तो नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सांप काटता है तो क्या दिया जाता है? एंटीवेनम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एंटीवेनम। तो वो जो सांप है, ध्यान से समझना, उसका जो एंटीडोट है, ठीक है, उसको पहले से बना बुना करके रख रहे हैं। क्लियर है? और उसको हम लोग को दिया जा रहा है। तो वो क्या है? तुम्हारा कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, बना बुनाया एंटीबॉडी। जैसे ही सांप मेरे को काटे तो मैं बाहर से जो इंजेक्शन दूंगा उसके खिलाफ लड़ने वाला जो एंटीबॉडी दूंगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एंटीवेनम इसके अंतर्गत आ जाएगा। बना बुनाया को दे रहे हैं। वैसे ही होता है एक एंटी सीरम। क्या होता है? एंटी सीरम, ये भी दिया जाता है। एंटी सीरम का उदाहरण है ATS, एंटी टिटेनस सीरम। क्या है? एंटी टिटेनस सीरम। फुल फॉर्म लिखो इसका, एंटी टिटेनस सीरम। ठीक है, एंटीवेनम दे रहे हैं, एंटी सीरम दे रहे हैं। तो ये क्या है? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। कई लोगों को प्लाज्मा थेरेपी चलता है, वो भी एक प्रकार का क्या है? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। क्या है? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? पूरा एग्जाम्पल याद रखना है। तुम्हारे में क्या आता है? ध्यान देना। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। और क्या आता है तुम्हारा? प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक का पूरा कहानी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बढ़ेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है इसके बारे में डिटेल देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी और क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं जी? इन्नेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। इसमें शामिल होने वाली जितनी भी कोशिकाएं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, और ये जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ रहे थे वो प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रतिरक्षा। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसका? एंटीजन का। किसका? एंटीजन का, जिसको हम लोग अभी तक क्या बोल रहे थे? रोग कारक बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? रोग कारक। एंटीजन 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंटी और दूसरा है क्या? जन। एंटी का मीनिंग होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। और जन का मीनिंग होता है जनरेशन। क्या होता है? जनरेशन। क्लियर है कि नहीं? मतलब ऐसा, ध्यान से समझना, ऐसा बाहरी पदार्थ या विजातीय कण जो कि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करें और प्रवेश करके किसका निर्माण कर दे? एंटीबॉडी का। किसका निर्माण कर दे? एंटीबॉडी का। उसको बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। इसका जो भार होना चाहिए, इसका जो भार होना चाहिए वो 10,000 डाल्टन से अधिक या इससे बराबर होना चाहिए। इसका जो भार होता है एंटीजन का, ठीक है, वो 10,000 डाल्टन से क्या होना चाहिए? कम, सॉरी, इसका जो भार है 10,000 डाल्टन से क्या होना चाहिए? अधिक, या तो फिर क्या होना चाहिए? लगभग बराबर। तब वो क्या कहलाएगा? एंटीजन। क्या कहलाएगा? एंटीजन। ये पॉइंट एकदम ज़्यादा एमपी है ना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं?
अच्छा, जब ये एंटीजन है तो एंटीजन में एंटीबॉडी से जुड़ने के लिए, ध्यान से समझना जी, ठीक है, एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी से जुड़ने के लिए, एंटीजन किससे जुड़ेगा, एंटीबॉडी से, तो एंटीबॉडी से जुड़ने के लिए एक साइट पाया जाता है, जगह पाया जाता है। एंटीबॉडी से जुड़ने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, एक साइट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपीटोप। क्या बोलते हैं, इपीटोप। क्या बोलते हैं, इपीटोप। लिखो चलो जल्दी जल्दी से, हो गया क्या, लिखो 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 लिख लो। यहाँ तक क्लियर है। एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन है, एंटीजन का फुल फॉर्म क्या है, एंटीबॉडी जनरेशन, ठीक है, जो एंटीबॉडी का क्या कर दे, जनरेशन कर दे। इसका भार 10,000 डाल्टन से अधिक ना या उसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये इसमें एंटीबॉडी से जुड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, जगह पाया जाता है, साइट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपीटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इपीटोप बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखना। हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आप किसका, एंटीजन, जिसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोग कारक बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, रोग कारक, ठीक है ना। अब ये वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, क्लियर है, प्लाज्मोडियम भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं आप किसके बारे में पढ़ेंगे, एंटीबॉडी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आप, एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंटीबॉडी भी लिखो, एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जो रहता है, ध्यान समझना, कब बनता है, जब हमारे शरीर के अंदर कौन प्रवेश करता है, एंटीजन। एंटीबॉडी जो रहता है एक प्रकार का क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन होता है। क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन। क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन होता है, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, इम्यूनोग्लोबिन, मतलब एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, गोलाकार प्रोटीन होता है, क्या आपका एंटीबॉडी। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो इम्यूनोग्लोबिन रहता है, ध्यान समझना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोटीन होता है बोल रहा हूँ, ये दो प्रकार के चैन से मिलकर बना रहता है। कितने प्रकार के, दो प्रकार का चैन, दो प्रकार का चैन से मिलकर बना होता है। एक तो होता है भारी चैन और एक होता है क्या आपका, हल्का चैन, हैवी चैन, और क्या होता है, लाइट चैन। हैवी चैन होता है और क्या होता है आपका, लाइट चैन। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। और ये जो हैवी चैन और लाइट चैन रहता है आपस में, ये दोनों क्या होता है, आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है। डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ा, क्लियर है ना। डाइसल्फाइड बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कहानी। ध्यान से देखो, एंटीबॉडी जो रहता है वो एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबिन है, जो कि कब बनेगा, एंटीजन के प्रवेश से। किसके प्रवेश से बनेगा, एंटीजन के प्रवेश से। किससे बनता है बोलूँगा तो, प्लाज्मा सेल से। किससे बनता है, प्लाज्मा सेल से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये दो प्रकार का चैन से मिलकर बना होता है, एक होता है भारी चैन और एक होता है आपका हल्का चैन, हैवी चैन और लाइट चैन। हैवी चैन और लाइट चैन आपस में किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बंध द्वारा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलो थोड़ा सा और डिटेल जानना शुरू करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो होता है भारी चैन और एक होता है क्या आपका, लाइट चैन। ये देखो भारी चैन, ये बना दिया क्या, ये भारी चैन है, क्लियर है, ये क्या है, भारी चैन। और यहाँ पास ये बना देते हैं क्या, ये है क्या आपका लाइट चैन। क्या है ये, लाइट चैन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये क्या है, भारी चैन। ध्यान देखो, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये अंदर वाला जो है ये क्या है, भारी चैन, और ये बाहर में दो ठोक है, ये क्या है, लाइट चैन। क्या है, लाइट चैन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये अंदर का क्या है, भारी चैन, और ये बाहर का क्या है, लाइट चैन। भारी चैन और लाइट चैन दोनों आपस में ऐसा डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा, किसके द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। और दोनों भारी चैन भी किसके द्वारा जुड़े होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा, दो ठो सल्फाइड बॉन्ड, ऐसा करके। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या बोला हूँ, प्रोटीन का होता है ये। प्रोटीन का जब तुम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर, तो अमीनो अम्लस बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो अम्लस बना होता है, तो देखो याद करो, RCH NH2
COOH। फिर क्या आता था RCHNH2 COOH, ऐसे करके चलता था। ये एक अमीनो अम्ल, ये दूसरा अमीनो अम्ल रे, और बहुत सारा अमीनो अम्ल जुड़ जाए तो क्या बनाता है, प्रोटीन का चेन। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ये इधर वाला को N भाग और ये वाला भाग क्या है, C भाग, क्या है, C भाग। तो वैसे ही क्या होता है, ध्यान से समझना है, ये चेन और ये चेन, तो ये वाला को क्या बोलूँगा N टर्मिनल, और इसको क्या बोलूँगा C टर्मिनल। इसको क्या बोलूँगा N टर्मिनल, इसको क्या बोलूँगा C टर्मिनल, इसको क्या बोलूँगा N टर्मिनल, इसको क्या बोलूँगा C टर्मिनल, इसको बोलूँगा N टर्मिनल, इसको क्या बोलूँगा C टर्मिनल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये जो N टर्मिनल वाला भाग रहता है ना, जो हमारा एंटीजन रहता है, क्या, एंटीजन, एंटीजन जो रहेगा यहीं पास आ करके जुड़ता है, यानी जो रोग कारक रहता है, ठीक है ना रोग कारक जब अटैक करेगा तो किससे जो आकर जुड़ता है, एंटीबॉडी से किससे आकर के जुड़ता है, एंटीबॉडी से। तो क्या होता होगा, यहाँ पास एंटीबॉडी है ये, तो किससे जुड़ता है, एंटीजन से। किससे जुड़ता है, एंटीजन से। तो यहाँ पास पाया जाता है क्या, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या पाया जाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसका नाम है क्या, पैराटॉप। क्या बोलते हैं, पैराटॉप। याद करो एंटीजन में क्या था, इपीटॉप, क्या था, इपीटॉप, और इसका क्या, पैराटॉप। समझ आ रहा है ना। यानी एंटीजन में रहता होगा क्या, एंटीजन में क्या रहता है, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, एंटीबॉडी से जुड़ने का, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपीटॉप। क्या बोलते हैं, इपीटॉप, ठीक है ना। और एंटीबॉडी में क्या रहता है, एंटीजन से जुड़ने का। किससे जुड़ने का, एंटीजन से जुड़ने का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराटॉप। क्या बोलते हैं, पैराटॉप। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना, क्लियर है। तो ये हो गया आपका किसका संरचना, एंटीबॉडी का संरचना। अब एक डिटेल बनाएंगे, ये तो थ्योरी में लिखना पड़ेगा इतना सारा सब चीज़। अब इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मोस्ट टाइम पे है ना, एंटीबॉडी का डायग्राम आता है, हर साल आता है, हर 1-2 साल के गैप में आता है इस चैप्टर से। क्लियर है। तो एंटीबॉडी का डायग्राम याद करना है। देखो शुरू करें, देख अब ध्यान समझिए। चलो ध्यान समझना ना। अंदर वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैवी चेन बोल रहे हैं। अंदर वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैवी चेन बोल रहे हैं। ये दोनों क्या है, हैवी चेन। और ये बाहर का, ये एक लाइट चेन और ये दूसरा लाइट चेन। क्लियर है ना। ये भी क्या है आपका, लाइट चेन। यहाँ तक क्लियर है। 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं। 2 हैवी चेन आपस में डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कितना डाई सल्फाइड बंध, 2 डाई सल्फाइड, 1 और ये 2, एक डाई सल्फाइड बंध, 2 डाई सल्फाइड बंध, मतलब 2 ठोक डाई सल्फाइड बंध, ऐसा होगा। ये देखो, एक डाई सल्फाइड बंध, ये दूसरा डाई सल्फाइड बंध। क्लियर है। जो किसको जोड़ कर रखा है आपस में, 2 हैवी चेन को। किसको जोड़ कर रखा है, 2 हैवी चेन को। अच्छा, लाइट और हैवी चेन के मध्य में एक ये डाई सल्फाइड बंध, और ये लाइट और हैवी के मध्य में फिर से एक डाई सल्फाइड बंध। टोटल कितना डाई सल्फाइड बंध हो गया जो आपस में जोड़कर रखने का काम किया है, 4। कितना हो गया, 4। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये एक डाई सल्फाइड बंध, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कितना हो गया, 1 2 3 और ये 4। ये 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। तो 4 4 8, कितना हो गया, 8। और ये 9 और ये 10। टोटल कितने हैं डाई सल्फाइड बंध, 10। अंदर वाले में कितना हो गया, 10। इसमें देखो 1 2, 1 2 हो गया, 3 और ये 4। क्लियर है। 5 और ये 6, 10 और 6 कितना हो गया, टोटल 16। तो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कितना है डाई सल्फाइड बंध, 16 डाई सल्फाइड बंध है। ऐसा आ गया क्वेश्चन। 2 हैवी चेन के मध्य में कितना है, चलो बताओ, 2 है। डाई सल्फाइड बंध कितने हैं, 2। ये 1 और ये 2 ठोक है। हैवी चेन में टोटल कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। हैवी चेन बस में कितना है, 8। क्लियर है। हैवी और लाइट के बीच में कितना है, हैवी और लाइट के बीच में 2। कितना है, 2। एक इधर, अरे इधर।
केवल लाइट चेन में कितना है डाइसल्फाइड बॉन्ड, 1 2 3 और ये 4। अरे लाइट में हल्का है 4 ठोक होगा और इसमें डबल, 4 दूनी 8, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 16 ठोक होता है टोटल। याद रख लेना, बार बार डायग्राम बनाओगे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा करके पूछा है। 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है। हैवी चेन कितने हैं 2, लाइट चेन कितने हैं 2, तो H2L2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको H2L2, क्या बोलते हैं H2L2। कोई भूलेगा थोड़ी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मैं क्या बोला था, ऊपर वाले भाग को ध्यान देना, ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं एन टर्मिनल, क्या बोलते हैं एन टर्मिनल, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं सी टर्मिनल। तो ये वाला भाग क्या है एन टर्मिनल, ये क्या है सी टर्मिनल, ये क्या है एन टर्मिनल, ये क्या है सी टर्मिनल, यहाँ ये क्या है एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल। क्लियर है ना। इधर वाले भाग में कौन आकर के जुड़ेगा, एंटीजन आकर के जुड़ेगा, तो क्या बोलूँगा एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पैराटॉप, क्या बोलते हैं पैराटॉप, क्या बोल देते हैं पैराटॉप। यहाँ तक क्लियर है। और इस वाले को क्या बोलते हैं बोलो हमें, ये भी क्या रहेगा पैराटॉप। इधर भी आकर के एंटीजन जुड़ सकता है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार का जो एंटीबॉडी रहता है उसको बोलते हैं मोनोवेलेंट, क्या बोलते हैं मोनोवेलेंट। मतलब कितना पैराटॉप होता है 2, कितना होता है 2। मान लो बाइवेलेंट बोलूँगा तो कैसा टाइप का एंटीबॉडी रहेगा, ये 1 और ये 2, तो कितना पैराटॉप है 4। पेंटावेलेंट बोलूँगा तो कितना पैराटॉप हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो ये मोनोवेलेंट एंटीबॉडी है, क्या है ये मोनोवेलेंट एंटीबॉडी, मोनोवेलेंट, जिसमें कि पैराटॉप का संख्या कितना है आपका, कितना है 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ, तो ये हो गया आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, क्या देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। चलो भाई शुरू करें क्या, एक मिनट रुको ना, इसी में ही बता देता हूँ ना। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है ना। कितना प्रकार का एंटीबॉडी होता है मैं बोला हूँ 5 टाइप का। कितने टाइप का होगा 5 टाइप का। कितने टाइप का होता है आपका 5 टाइप का। ये बेटा थोड़ा सा 5 टाइप का होता है। सबसे पहला IgG, जो कि हमारे शरीर में कितना होता है 80%, परसेंटेज याद रखना है। कितना परसेंट होता है 80%, सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं। IgG जो कि क्या होता है 80% होता है, लिख लिए, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है ना, ये इम्यूनोग्लोबिन किससे बना रहता है, गामा से बना होता है। किससे बना रहता है इम्यूनोग्लोबिन, गामा से, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन किससे बना होता है, गामा से बना होता है। दूसरा किसमें IgG काम करता था याद करो, फर्स्ट इम्यून रिस्पांस की सेकंड इम्यून रिस्पांस, सेकंड इम्यून रिस्पांस, ठीक है ना। ये उत्तरदायी होता है किसके लिए, सेकंड इम्यून रिस्पांस हेतु। रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेकंड इम्यून रिस्पांस। क्लियर है ना। अच्छा उसके बाद में क्या बोला था याद करो, इसके बारे में और क्या डिटेल्स है याद करो। जब क्या बोला था, माता है और क्या है बच्चा है, तो उस प्लेसेंटा के द्वारा क्या ट्रांसफर होता है IgG, ठीक है ना। तो ये प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है ना, मदर से किस में जाता है, फीटस में। मदर से किस में जाता है, फीटस में। क्लियर है, इसके बारे में पढ़े थे। और क्या बोला हूँ, ये होता है आपका मोनोवेलेंट होता है। कैसे होता है, मोनोवेलेंट। क्या होता है आपका मोनोवेलेंट। और मोनोवेलेंट है मतलब नंबर ऑफ पैराटॉप क्या होगा, नंबर ऑफ पैराटॉप क्या होगा, चलो बताओ। नंबर ऑफ पैराटॉप क्या होगा 2। मतलब इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से रहेगा ये। तो देखो इसको बोलते हैं मोनोवेलेंट, तो नंबर ऑफ पैराटॉप क्या हो गया 1 और ये 2। तो कितना है पैराटॉप का नंबर 2 है। क्लियर है, बस इतना ही याद रखना है IgG के बारे में।
आगे बढ़े। मैं ट्रिक क्या बोला था, 5 प्रकार का याद करने के लिए, गम दे, ठीक है, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या है, Ig1, ठीक है। Ig1 10 से 15%, 10 से 15% रहता है। किससे बना रहता है, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा से बना। किससे बना होता है, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा से। ये गामा से और ये अल्फा से बना होता है Ig1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये कैसा होता है, बाईवेलेंट होता है। क्या होता है, बाईवेलेंट। मतलब देखो ये मोनोवेलेंट है, ये क्या है, बाईवेलेंट। तो नंबर ऑफ पैराटॉप क्या हो जाएगा, आप कितना हो जाएगा पार्थ, जब एक था तो कितना पैराटॉप था, 2, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 4। यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से रहा होगा। देखो ऐसा है, ये हो गया ऐसे, ऐसा टाइप का, और ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये एक पैराटॉप, 2, 3 और ये 4, इस टाइप का है। क्लियर है कि नहीं। ये क्या होता है, बाईवेलेंट होता है। किस में पाया जाता है, प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम में पाया जाता है, सलाइवा लार में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, आंखों के आंसू में, टीयर्स में पाया जाता है। मोस्ट IMP है ना क्या, Ig1। किस में पाया जाता है, कोलोस्ट्रम में। माता का जो पहला दूध रहता है उसको बोलते हैं क्या, कोलोस्ट्रम। सलाइवा और ये टीयर्स, ठीक है, लार, आंसू, और क्या है तुम्हारा, कोलोस्ट्रम। इसमें क्या पाया जाता है, Ig1। IgG किससे जाता है, प्लेसेंटा के माध्यम से, माता से बच्चे में। क्लियर है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होगा। क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट साइज का, भूलना नहीं ना, तभी तो 80% है। जो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा रहेगा वही सबसे ज़्यादा संख्या में रहेगा, ऐसे करके याद रखना। यहाँ तक क्लियर है। कितना प्रकार हो गया, 2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका गम, IgM। नेक्स्ट है क्या आपका, IgM। IgM, ठीक है। चलो भाई बताना, IgM के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट कौन था, चलो बताओ, अब भी बताया हूँ, IgG। ये क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये किस में काम आता था, याद करो, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में। किस में बनता था, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में। IgM ज़्यादा बनता था IgG से, ठीक है ना। तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में आता था ये। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा इसके बाद ये याद रखना, लार्जेस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये होता है पेंटावेलेंट। क्या होता है, पेंटावेलेंट होता है। पेंटावेलेंट है मतलब नंबर ऑफ पैराटॉप क्या होगा, नंबर ऑफ पैराटॉप क्या होगा, मोनोवेलेंट था तो कितना था, 2। पेंटावेलेंट है तो कितना हो जाएगा, 10। कैसे होता होगा, देखो इस टाइप से, 1 हुआ, फिर ये ऐसा देखो, 2 हुआ, फिर ये ऐसा हुआ होगा, 3 हो गया, 4 हुआ, क्या हो गया, 5। तो गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर है कि नहीं। तो नंबर ऑफ पैराटॉप कितना है टोटल, 10। और कैसा, ये पेंटावेलेंट है। क्या है, पेंटावेलेंट। और देखो ज़्यादा बड़ा साइज भी लग रहा है इस कारण क्या है, ये लार्जेस्ट साइज कहाँ उपस्थित रहता है, सरफेस ऑफ प्रेजेंट इन, ठीक है ना, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के ऊपर उपस्थित रहता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा इसका परसेंटेज कितना है, 5 से 10% रहता है ना। ये कितना, 5 से 10%। सबसे पहला वाला 80%, फिर 10 से 15%, और ये 5 से 10%, 5 से 10%। यहाँ तक क्लियर है, लिख लिए, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी।
चलो नेक्स्ट देखते हैं, गम हो गया, उसके बाद क्या है डी, IgD। नेक्स्ट है आपका क्या, IgD, इम्यूनोग्लोबिन डी। ठीक है, IgD कितना परसेंट रहता है, 1%। कितना रहता है, 1%। क्लियर है कि नहीं? इसको एक को मान लो 80% था, एक था 10%, समझ आ रहा है ना, 10 से 15%, ये कितना है 5% यार, समझ रहे हो, 5 से 10 तो आगे पीछे करके तो ये बचेगा कितना, केवल और केवल 1%, अराउंड कितना 1%। ठीक है ना, IgD जो रहता है कितना रहता है, 1% रहता है। कैसे रहता है, मोनोवेलेंट होता है। क्या होता है, मोनोवेलेंट। क्या होता है, मोनोवेलेंट। नंबर ऑफ पैराटॉप कितना होगा, चलो बताओ, नंबर ऑफ पैराटॉप कितना होगा पार्थ, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। कहाँ उपस्थित रहता है, सरफेस ऑफ लार में सिर्फ और सिर्फ IgA, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट के सतह के ऊपर उपस्थित होता है। क्लियर है, IgM भी और IgD भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है IgE, 1% से भी क्या रहता है, कम रहता है। 1% से भी क्या रहता है, कम रहता है, यानी सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, IgE। क्लियर है, ये भी होता है आपका मोनोवेलेंट होता है। क्या होता है, मोनोवेलेंट। तो नंबर ऑफ पैराटॉप क्या होगा, नंबर ऑफ पैराटॉप क्या होगा, चलो बताओ, 2। और उसके बाद अलावा क्या जानते हो, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, एलर्जी के लिए। किसके लिए, एलर्जी के लिए, भूलना नहीं, सबसे ज़्यादा MP है एलर्जी के लिए। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो याद रखना क्या, IgE, क्या IgE। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो आप लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, कि एंटीजन किसे कहते हैं, दूसरा एंटीबॉडी का पूरा स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी का प्रकार। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, ठीक है ना, इसी में ही प्रतिरक्षा तंत्र। लिख लिए क्या, हो गया? चलो नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग मूव करते हैं और बात करते हैं किसका, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम। चलो इम्यूनिटी का परिभाषा बताओ, ठीक है, इम्यूनिटी का कोई परिभाषा बताओ। जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो उस रोगजनक से, ठीक है, हमारे शरीर की सुरक्षा हेतु जो विशेष क्रियाविधि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। और इसमें जो शामिल होता है, जो तंत्र इसमें शामिल होता है, प्रतिरक्षा की क्रिया में जो तंत्र शामिल होता है, प्रतिरक्षा क्रिया में जो तंत्र, हमारे बॉडी का जो सिस्टम शामिल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी कितने प्रकार का होता है, फिर जो पहला इम्यूनिटी है उसमें कितना प्रकार का अवरोध बनता है, 4 प्रकार का, उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार का होता है। उसके बाद सक्रिय और उसमें निष्क्रिय पढ़े थे, याद है कि नहीं? ठीक है, उसके बाद उसके अंतर्गत कृत्रिम और प्राकृतिक वाला पढ़े। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, एंटीजन किसे कहते हैं, एंटीबॉडी किसे कहते हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का क्या पढ़ लिए थे, टाइप्स। क्या पढ़े थे, टाइप्स। कितने टाइप का होता है, 5 प्रकार का। ठीक है, गम दे करके याद करा था। सबसे ज़्यादा IgG होता है, 80% होता है, पूरा बताया था। उसके बाद सबसे कम होता है क्या, आपका IgE, 1% से भी कम। इतना क्लियर हो गया था कहानी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र में ध्यान समझना, जो प्रतिरक्षा की क्रिया में शामिल होता है उस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। यहाँ तक क्लियर है। और ये हमारे बॉडी का सुरक्षा का तृतीय पंक्ति बनाता है। क्या बनाता है, सुरक्षा का तृतीय पंक्ति, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सुरक्षा का तृतीय पंक्ति बनाता है। क्या बनाता है, सुरक्षा का तृतीय पंक्ति। ठीक है, और इसके बारे में याद रखना, इम्यूनिटी सिस्टम जो रहता है, ठीक है ना, स्व और पर में विभेद कर सकता है। स्व व पर में विभेद, कौन से अपने शरीर का कोशिका है और कौन शरीर के
बाहर का कोशिका है, इसके बारे में इसके पास क्या रहता है, क्षमता रहता है। स्व व पर में क्या कर सकता है, विभेद। सेल्फ और नॉन सेल्फ कोशिकाओं में क्या कर सकता है, ये डिफ्रेंशिएशन कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ठीक है ना, ये हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है, ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग डिटेल अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं, किसके बारे में पढ़ेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में, लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे लसीकाभ अंग क्या होता है, उसके बाद लसीकाभ ऊतक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लिम्फॉइड सेल के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फॉइड सेल के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे घुलनशील अणु जैसे एंटीबॉडी के बारे में, एंटीबॉडी, ठीक है ना, घुलनशील अणु भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, घुलनशील अणु। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से समझना। एक प्रतिरक्षा तंत्र में कितने चीज़ें शामिल हैं, टोटल 4 चीज़, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड सेल और एंटीबॉडी। क्या है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी पूरा डिटेल पढ़ चुके हो तो इसको पढ़ने की जरूरत है कि अभी, अब नहीं। हम लोग कितना टॉपिक पढ़ेंगे अभी, 3 टॉपिक। सबसे पहले पढ़ेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे लिम्फॉइड टिश्यू किसे कहते हैं, उसके बाद लिम्फॉइड सेल किसे कहते हैं। क्लियर है कि नहीं।